वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडीज। पॉलिटी के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 21 यह स्वतंत्रता देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में व्यक्तियों को मनमानी गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी अपराध में, तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करना और उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है तथा उसके घर वालों को सूचना दी जानी अनिवार्य होती है। अनुच्छेद 23 में बेगार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। किसी भी व्यक्ति से बिना पैसे के कार्य नहीं कराया जाएगा, ना ही जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाएगा। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 25 द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों को आयोजन करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27 द्वारा धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है। ऐसा कोई राजकीय शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा संचालित है, अर्थात राज्य द्वारा संचालित है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 द्वारा सभी नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 30 द्वारा धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपने लिए अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में व्यक्तियों को मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। अब जो उच्चतम न्यायालय है वह अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने की शक्ति रखता है और उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति रखता है। अब जो रिटें हैं वह पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश दूसरी, प्रतिषेध तीसरी, उत्प्रेषण चौथी, अधिकार परीक्षा पांचवी। तो ये 5 रिट जो हैं माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकते हैं। संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 35 से 51 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक हैं, तत्व हैं, यह राज्य के लिए आदेश हैं। राज्य ऐसा करने के लिए कोशिश करेगा।
और जो डीपीएसपी का प्रावधान है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में समाजवादी व्यवस्था लागू करने तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करे, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करे, समाज कल्याण को सुनिश्चित करे, ग्राम पंचायतों का गठन करें, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाए, पर्यावरण का संरक्षण करें तथा वन्य जीवों की रक्षा करें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करें। अनुच्छेद 51 और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। नेक्स्ट, मूल संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। अब इन कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसके लिए एक समिति बनी थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में शामिल किए गए हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चों या यथास्थिति अपने बाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति है। इसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। अर्थात जो राष्ट्रपति है वह संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख है। वह जो भी कार्य करता है मंत्रिमंडल की सहायता से। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह राज्य सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते। मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है और इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है तथा 5 वर्ष के कार्यकाल को भी पूरा करने से पहले वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना देकर पदमुक्त हो सकता है या संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा उसको भी हटाया जा सकता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में उम्मीदवार होता है उसे नामांकन पत्र के साथ 15,000 की जमानत राशि जमा करनी। अब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है।
एक व्यक्ति कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई लिमिट तय नहीं है कि एक बार या दो बार ही राष्ट्रपति बन सके। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल दो ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब यहाँ पर जो वेतन वगैरह है, इसमें राष्ट्रपति को प्रति माह लगभग 5 लाख रुपए वेतन तथा अन्य भत्ते दिए जाते हैं और अवकाश ग्रहण करने के बाद उसे वार्षिक पेंशन दी जाती है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसने जो भी कार्य किए हैं राष्ट्रपति ने, वह उन कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने पर या संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में, यहां से पॉइंट याद करने वाला है, किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन एक कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले की लिखित सूचना देना आवश्यक है कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होगी। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के एक सदन द्वारा पारित कर देने पर दूसरा सदन महाभियोग के कारणों की जांच करता है। जब दूसरा सदन महाभियोग के कारणों की जांच कर रहा होता है, तब राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकता है तथा जांच के दौरान अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण भेज सकता है। अर्थात वह जो भी अपने क्लैरिफिकेशन भेजेगा अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेज सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जो चुनाव हुआ था संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया था। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निपटाए जाते हैं। जो भी मामले होते हैं विवाद के, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य केंद्रीय मंत्रियों तथा संघ शासन के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा को विघटित कर सकता है तथा संसद का सत्रावसान कर सकता है और सत्र को आहूत कर सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो कोई भी विधेयक जो राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर आया है, राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर आया है, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तब तक वह कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में, और इस अध्यादेश का कानूनी बल होता है जैसे संसद द्वारा पारित किसी विधेयक का होता है। राष्ट्रपति के नाम से प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहां पर है? अनुच्छेद 112 में। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग
विधि के अनुसार ही राष्ट्रपति राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति करते हैं तथा विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार। राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी प्रश्न पर परामर्श मांग सकता है, लेकिन ना तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपात तथा राज्यों में आपात की घोषणा कर सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद भी सृजित किया गया है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति। अब जो उपराष्ट्रपति को वेतन वगैरह मिलता है वो है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए मिलता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य अथवा किसी अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ है तो कोई अन्य व्यक्ति व पदाधिकारी उसकी जगह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, नहीं संभालता है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में है। पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को देखता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद खाली होने पर, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए आवश्यक है कि राज्यसभा इस प्रकार के किसी संकल्प को समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित करे तथा उस संकल्प को लोकसभा द्वारा भी साधारण बहुमत से स्वीकृत किया जाए। उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है तथा इस अवधि के समापन के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ शासन की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।